नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले 3 वीडियो लेक्चर में 75 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके थे। अब हम आगे के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को लिखकर बेहतर याद कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 76 देखते हैं। सवाल नंबर 76 लिखा हुआ है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल एक गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक का मतलब यह हुआ कि यह गंध के अनुसार अम्ल और क्षार में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो लौंग तेल एक प्रकार का गंधीय सूचक है। ये वाला सवाल अम्ल, क्षार एवं लवण से है। अगला सवाल है 77 नंबर, घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए, घरेलू गैस को ही कहा जाता है एलपीजी, और एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। ठीक है, अगर आपसे कोई ब्यूटेन का फार्मूला पूछ ले तो आप बेहतर बता सकते हैं, C4H10। ठीक है, सवाल नंबर 78 है, C16 को ही बोला जाता है फुल्लेरिन। ठीक है, तो C16 यानी फुल्लेरिन की आकृति कैसी होती है? तो देखिए, C16 यानी फुल्लेरिन की आकृति होती है फुटबॉल की तरह। फुटबॉल की तरह। ठीक है, 79 नंबर सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि एक मनुष्य के जीवन काल में टोटल 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 लिखा हुआ है, मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। आप सब बेहतर जानते हैं, मस्तिष्क सोचने के लिए उत्तरदायी है। और भी कार्य है जैसे हृदय धड़कन के देख रेख करना एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखना, ये सारा मस्तिष्क का कार्य है। टोटल 3 कार्य है, मुख्य रूप से हम लिख लेते हैं। हृदय स्पंदन के लिए हम हृदय धड़कने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह अनैच्छिक क्रिया है, वो होती ही रहती है। ठीक है, हृदय स्पंदन के लिए। अगला है शारीरिक संतुलन के लिए। और एक है सोचने के लिए। ठीक है, तो मस्तिष्क हृदय स्पंदन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए एवं सोचने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सवाल नंबर 81 है, कॉकरोच के श्वसन अंग का नाम क्या होता है? तो कॉकरोच के श्वसन अंग का नाम होता है ट्रैकिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। ठीक है, 82 नंबर सवाल है, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया, आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन उस अभिक्रिया का नाम भी आपको बताना है। तो यह हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन या इसी को बोलते हैं वियोजन। ठीक है, 83 नंबर सवाल है, पुष्प में पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ठीक है, तो पुष्प का जब अंडाशय वाला भाग विकसित होता है तो वह बदल जाता है फल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल में। और यही सवाल अगर अंडाशय के जगह अंडाणु रहता, ठीक है, तो अंडाणु बदल जाता है बीज में। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 84 देखते हैं। सवाल नंबर 84 है, स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो आप सब बेहतर जानते हैं, स्त्री में लिंग गुणसूत्र मिलता है XX, और वही अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में मिलता है X और Y। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि बच्चे में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके सहायता से होता है? किसके लिंग गुणसूत्र से, पुरुष या स्त्री? तो इसका सही आंसर हो जाता है पुरुष के गुणसूत्र से। ठीक है, अगला सवाल है, गोबर छत्ता किस पोषण का उदाहरण है? आप सब बेहतर जानते हैं, गोबर छत्ता सड़े गले पदार्थों पे उगता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? आप सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन पकाते हैं, और ये प्रक्रिया केवल दिन में हो सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिन। ठीक है,
87 नंबर सवाल है, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, लेंस के आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई मात्रक नहीं होता, और इसी को एक लाइन में लिखा हुआ रहता है मात्रक विहीन। ठीक है, मात्रक विहीन का मतलब ही होता है कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, सवाल नंबर 88 लिखा हुआ है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आप सब बेहतर जानते हैं, अगर आप जमीन पे खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो आपको नीला नजर आता, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अंतरिक्ष में जाके आकाश को देखेंगे तो आपको काला नजर आएगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। ठीक है, 89 नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोलाकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है? देखिए, ये दर्पण है। ठीक है, और आप सब जानते हैं ये अवतल दर्पण है। तो ये वाला जो पूछ रहा है कि ये वाला क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं? तो ये आप जानते हैं व्यास है। अब चूंकि दर्पण में है तो इसे बोला जाता है दर्पण द्वारक। दर्पण द्वारक। और यही वाला क्रिया अगर लेंस में पूछ लेता तो वहाँ पर हो जाता लेंस द्वारक। ठीक है, अगला सवाल है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? ठीक है, तो ये ऐसा केवल संभव है उत्तल दर्पण में। ठीक है, और उत्तल दर्पण में सदैव सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और जितना दूर ले जाएंगे उतना सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से एक सवाल और बन जाता है कि एक ऐसा दर्पण का नाम बताइए जिसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी और सीधा प्रतिबिंब भी। ठीक है, काल्पनिक सीधा ही होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी और वास्तविक प्रतिबिंब भी, तो वो हो जाता है अवतल दर्पण में। ठीक है, अगला सवाल है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, 91 नंबर सवाल। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। ठीक है, सवाल नंबर 92 यानी 92 लिखा हुआ है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अभी बताए, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? यानी प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल। ठीक है, शॉर्टकट में आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, नहला। देखिए, न से नीला, ह से हरा और ला से लाल, ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, इसे केवल माइंड में रखने वाली बात है। अगला लिखा हुआ है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगला सवाल है, पेट्रोलियम और कोयला किस ईंधन का उदाहरण है? देखिए, पेट्रोलियम और कोयला ये दोनों अनवीकरणीय संसाधन है। अगर ईंधन की बात करें तो ये दोनों जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि दोनों में जीवों का अवशेष पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 96। सवाल नंबर 96 है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन किस प्रवृत्ति का होता है? ठीक है, तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय प्रवृत्ति का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। अगला सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र। एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। यहाँ पर टाइपिंग ठीक से नहीं हो पाया, आप ऐसे लिखेंगे, C2H6 है। इसमें सहसंयोजन बंधनों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अगर आप एथेन को संरचना सूत्र बनाना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आप गिन लीजिए डंडों की संख्या कितना है, ये सब जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, आप गिन लीजिए तो आप देख पा रहे हैं 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6 और एक बीच में 7, तो सहसंयोजन बंधनों की संख्या हो गई 7। अगला लिखा हुआ है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। आप जानते हैं जब हाथ पैर टूटता है किसी का तो डॉक्टर साहब उजला पट्टी बांध देते हैं, वो क्या होता है? देखिए सर, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सवाल नंबर 99 लिखा हुआ है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,
इसको एक्सप्लेन हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, आप जानते सब जानते हैं पीएच स्केल का खोज किया था सॉरेंस महोदय ने। यहाँ बीच में 7 होता है और इधर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से 8 9 10 11 12 13 और ये 14 तक होता है सर। आप ध्यान से देखिए 7 के इधर जो होगा वो अम्लीय होता है और इधर होता है क्षारीय। ठीक है, देखिए अगर मान लिया जाए आपको ऐसे दे दे 2 3 6 और 8, ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि किसका ये पीएच मान है 2 3 6 और 8, और आपसे पूछ दे कि इसमें सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय कौन है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे 6 तक तो अम्लीय चलता है, ठीक है, ये तो ऑप्शन में आना ही नहीं चाहिए, ये क्षारीय बताता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे 6 अम्लीय ज़्यादा होगा, नहीं, पीएच स्केल में अम्ल में जितना अंक में जितना मान कम होगा उतने ही अम्लीयता ज़्यादा होगी। जैसे अगर तो यहाँ सबसे कम कौन है 2, तो इसी का अम्लीयता ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए एक वाला रहेगा उसका तो और ज़्यादा रहेगा। इसलिए जितना पीएच स्केल में जो जितना नज़दीक 1 के रहेगा उसी का अम्लीयता अधिक होगा। ठीक है, और पीएच मान 7 बताता है उदासीनता को। 100 नंबर सवाल है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए एथाइन का सूत्र होता है C2H2। ठीक है, अगर आप इसका संरचना सूत्र बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन आए, 1 2 3, तो होते हैं 3 सहसंयोजक बंधन। ठीक है, 101 नंबर सवाल है, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। देखिए क्यूप्राइट तांबा का अयस्क है। ठीक है, तो आज हमने टोटल 101 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब आप अगर आपको 101 याद है तो इतना ई 101 में से आप हर सेट में करीब अभी 10 सवाल बनाने लायक हो गए हैं, अगर आपको सही से याद है तब, और नहीं भाई तो आप तुक्का मार ही देंगे ऐसा ही। ठीक है, तो उम्मीद है आगे आप इसी प्रकार से याद करते रहेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।